हेलो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं हमारा क्लास 12th के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जो हम कर रहे थे उसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। और पार्ट 2 का पहला पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट। इससे पहले के पॉइंट पार्ट 1 में कवर कर लिए हमने। अब ये है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है? फंड होता है कोई भी अमाउंट आपने रिसीव किया, फंड यानी कि अमाउंट आपने रिसीव किया और वो आपने साइड में रख दिया, यूज नहीं किया, आपने सेव करके वो साइड में रख दिया, एक जगह पे आपने वो यूज नहीं किया। वो फंड जो मिला है आपको वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है कि जब वो काम होगा वहीं वो फंड यूज होगा, अदरवाइज वो फंड यूज नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, जब भी हमको कोई भी बोले कि ये मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ और ये आपने सिर्फ मोबाइल खरीदने के लिए यूज, ये मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, चलो ठीक है मैं इसके हिसाब से एग्जांपल दूं कि 10,000 रुपए किसी ने हमको दिए कि आप ये लाइब्रेरी के अंदर यूज करेंगे। 10,000 रुपए, मान लो एक स्कूल को किसी ने फंड दिया कि आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में ये 10,000 रुपए यूज करेंगे, तो वो 10,000 रुपए तब तक सेव करके रखेंगे जब तक लाइब्रेरी में उनकी जरूरत नहीं पड़ जाती। लाइब्रेरी में उन 10,000 का यूज करने के लिए कुछ सामान ना लेकर आए, या लाइब्रेरी को जब तक उसकी जरूरत नहीं है तब तक वो सेव करके रखेंगे। और वो यूज कहाँ होंगे? सिर्फ लाइब्रेरी को अपडेट करने के लिए, लाइब्रेरी में किसी चीज के इन्वेस्टमेंट के लिए वो फंड यूज होगा, अदरवाइज वो फंड स्कूल में किसी और काम के लिए यूज नहीं होगा। तो फंड वही होता है, वो अमाउंट जो हमें मिलता है और हम साइड में रख देते हैं। और वो हम कब यूज करते हैं? जब भी कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके लिए वो फंड मिला होता है, जब वो पर्पस हमें पूरा करना होता है तब हम वो फंड यूज करते हैं। डोनेशन रिसीव्ड और फंड सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिट टू अ सेपरेट फंड अकाउंट। जो डोनेशन हमें मिलती है, जो भी फंड हमें मिलता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो सेपरेट फंड अकाउंट बनता है उसका एक, और वहां पे वो क्रेडिट कर देते हैं और उसके बाद हम उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर देते हैं। इनकम फ्रॉम और डोनेशन फॉर दीज फंड आर क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव फंड। और उस फंड को इन्वेस्ट करने के बाद, मान लो आपने किसी ऐसी जगह फंड इन्वेस्ट किया, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया था और वहां आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको उस फंड से इनकम हुई, तो उस फंड से जो आपको इनकम हुई वो हम कहाँ डालेंगे? क्रेडिटेड करेंगे उसको, जो भी उस फंड का अकाउंट होगा वहां पे हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसेस और पेमेंट आउट ऑफ दीज फंड आर डेबिटेड। और जो एक्सपेंसेस हुए होंगे और जो पेमेंट हमने की होगी वो सब हम डेबिट कर देंगे। ये सब जब हम फंड अकाउंट बनाएंगे तब आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अभी थ्योरी में इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, पर जैसे हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे आपको सब समझ आने लगेगा। तो फंड्स के दो टाइप होते हैं, एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के जिसको मैनेजमेंट ने यूज करने के लिए मना नहीं किया है, वो फंड हम यूज कर सकते हैं जब भी वो स्पेसिफिक पर्पस, जिस भी पर्पस के लिए वो हमें मिला है, जब भी वो पूरा करना होगा हम वो फंड यूज कर सकते हैं। इसको हम जनरल फंड भी बोलते हैं और कैपिटल फंड भी बोलते हैं, ठीक है, और हम इसको यूज कर सकते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड फंड कौन से होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं जो कि हमको मैनेजमेंट ने या किसी डोनर ने, जिसने भी हमको दिया, वो उसने यूज करने के लिए मना किया हुआ है, जब तक कि वो ना बोल दे कि कुछ पर्टिकुलर रीजन की वजह से या जो भी स्पेसिफिक पर्पस की वजह से कि ये वही यूज होगा, या उसके जब तक वो वाला पर्पस पूरा नहीं हो जाता तब तक ये वाला फंड यूज नहीं होगा। तो जब वो रिस्ट्रिक्टेड फंड जो होते हैं जिसको यूज करने के लिए मना किया जाता है, और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा 6 पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। की कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे ट्रीट करते हैं। अब तक आपने जो भी पढ़ा, आपको जितना समझ आया नहीं आया, वो सब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, बस थ्योरी जाननी होती है हमें किसी भी चीज की, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसलिए थ्योरी पढ़नी जरूरी होती है। लेकिन अब ये जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं समझ पाओगे तो आप क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना, जो भी आप समझाने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। तो एंट्रेंस फी और एडमिशन फी क्या होती है? जब भी आप किसी भी एनपीओ के पास जाओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओगे और आप वहां का मेंबर बनना चाहोगे, तो वो आपसे एंट्रेंस फी या फिर एडमिशन फी, कुछ भी इनमें से कोई भी एक नाम होता है जो वो रखते हैं, तो वो आपसे ले सकते हैं। तो
एंट्रेंस फी और एडमिशन फी को हम ट्रीट कैसे करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? एंट्रेंस फी और एडमिशन फी इज अ रेवेन्यू रिसीट, ये एक रेवेन्यू रिसीट होती है एंड देयरफॉर इज अकाउंटेड एज एन इनकम, इसलिए हम इसको एज अ इनकम मानते हैं और इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पर आती है। अगली आती है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी इज अकाउंटेड एज अ कैपिटल रिसीट, इसको हम कैपिटल रिसीट लेते हैं और इसको हम कहाँ पे लगाते हैं? लायबिलिटी साइड में लगाते हैं बैलेंस शीट की। इसको हम कैपिटल रिसीट क्यों लेते हैं, इसको इनकम क्यों नहीं हम मानते हैं? क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी जो होती है वो वन टाइम पेमेंट होती है कि आपने एक बार पेमेंट कर दी और आप लाइफ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए और आपको जो भी फायदे हैं वहाँ के, जो भी सर्विसेज हैं, आप वो अवेल कर सकते हो। ये वन टाइम पेमेंट होती है, इसलिए हम इसको इनकम नहीं मानते हैं, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डालते हैं। स्पेशल रिसीट्स कौन सी होती है? स्पेशल रिसीट्स मीन्स रिसिप्ट ऑफ अमाउंट फॉर स्पेशल ओकेजन, जो कि हमें स्पेशल ओकेजन्स के लिए अमाउंट मिला होता है वो होती है स्पेशल रिसीट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन रिसीट फॉर एनुअल डिनर। एनुअल डिनर मतलब साल में एक बार डिनर होगा और उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन मिला है वो स्पेशल रिसीट में आएगा। सच कंट्रीब्यूशन आर क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट, इसको हम सेपरेट अकाउंट में डालते हैं और वहां पे क्रेडिट कर देते हैं। एक सेपरेट अकाउंट हम बनाएंगे, जैसे कि हम अकाउंट का नाम दे सकते हैं एनुअल डिनर अकाउंट। इन दिस केस, इस केस में हम एनुअल डिनर अकाउंट बनाएंगे और वहां पे स्पेशल रिसीट्स को क्रेडिट कर देंगे एंड एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो डेबिट कर देंगे। द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो बैलेंस निकल के आएगा उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगली आती है डोनेशन। डोनेशन जो होती है, किसी भी एनपीओ को सबसे ज्यादा क्या मिलती है? डोनेशन मिलती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलती है? डोनेशन मिलती है। डोनेशन दो टाइप की मिलती है, एक होती है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन इज अकाउंटेड एज एन इनकम एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जनरल डोनेशन होती कौन सी है? जिसमें डोनर जो होता है वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं रखता है उसके यूज करने के लिए, उसने बस डोनेट कर दी, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो। जहां पे हमें किसी भी तरीके की कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती है वो होती है जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन इज अकाउंटेड एज एन इनकम, इसको हम इनकम मानते हैं और इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। और स्पेसिफिक डोनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10,000 दिए और बोला कि लाइब्रेरी के लिए ही यूज करना, तो वो होती है स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है उसको हम उस स्पेसिफिक जो पर्पस है उसके लिए ही यूज कर सकते हैं। जैसे in case the donor specify the purpose for which the donation can be used, it is a specific donation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ डोनर डोनेट्स 1 lakh फॉर अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए उसने 1 लाख दिए, इट मीन्स द डोनेशन रिसीव्ड कैन बी यूज ओनली फॉर लाइब्रेरी, और वो डोनेशन सिर्फ लाइब्रेरी के लिए यूज होगी, दैट इज इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन। तो ये क्या हुई? स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है उसको हम कहाँ शो करते हैं? अभी बताया था लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। ये सब चीजें याद रखनी है आपको। अगली आती है लीगेसी। अब ये क्या होता है? ठीक है, लीगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर विल ऑफ अ डिसीज पर्सन। जो कोई डिसीज पर्सन है जिसकी डेथ हो गई, उसकी विल द्वारा जो डोनेशन मिलती है एनपीओ को, मान लो कोई किसी की डेथ हुई और उसने एक विल बना रखी थी कि उसकी 10% इनकम किसी भी एनपीओ को डोनेट की जाएगी, तो उस बिल के हिसाब से अकाउंट में डालते हैं हम। अगर उसने मेंशन किया है कि उसकी जो डोनेशन है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगी तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होगी। अगर उसने मेंशन नहीं किया है कि ये क्यों यूज होगी, मतलब उसने बस डोनेट कर दिया कि इतना अमाउंट डोनेट है, तो वो जनरल डोनेशन हुई। तो जनरल डोनेशन होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अगर स्पेसिफिक डोनेशन होगी तो एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे और उसको हम लायबिलिटी साइड में डालेंगे बैलेंस शीट की। चलो अब 6 पॉइंट शुरू करते हैं हमारा, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। कि जो यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है उसकी क्या, हम अगर हमने उसको सेल किया तो उसकी क्या एंट्री करेंगे हम, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। देखो, बैलेंस शीट की असेट साइड में हम स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल को शो करते हैं। यहाँ पे आएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, However, a part of it may be consumed during the year। इसमें से कुछ पार्ट अगर हमने
मतलब उस साल में कंज्यूम कर लिया है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया है, ठीक है। और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस अमाउंट जो होगा इसका, बैलेंस अमाउंट जो आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। इन केस ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज शोन एज कंज्यूम्ड, यानी कि जो हमने डेबिट साइड में डाला है वो अगर बिक गया, मतलब यहाँ पे जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल डाला था, पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल डाला था जो हमने कंज्यूम किया था, अगर वो सोल्ड हो गया, अगर वो बाद में बिक गया, तो द सेल प्रोसीड्स आर क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो भी सेल हुई उससे जिससे जो भी फायदा हुआ वो डेबिट साइड, कहाँ पे? क्रेडिट साइड में आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में। दैट इज शोन एज इनकम, क्योंकि वो इनकम हुई हमको उसको सेल करके। अच्छा, अब अगला क्या है इसी में कि इन केस ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एंड इज सोल्ड। जो स्पोर्ट मटेरियल हमारा बैलेंस शीट में था वो बिक गया और हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यानी कि सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू, तो वो क्रेडिट होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो वो क्रेडिट होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अगर वो बिका और हमको लॉस हुआ, यानी कि बुक वैल्यू ज्यादा आई सेल वैल्यू से, तो वो डेबिट होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगला आता है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब इसका भी यही रूल है कि सेल ऑफ एन एसेट में रिजल्ट इन गेन, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब सेल वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, जब सेल वैल्यू बड़ी ज्यादा होगी बुक वैल्यू से। और लॉस कब होगा? जब सेल वैल्यू छोटी होगी बुक वैल्यू से। और मतलब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाली सिचुएशन कब आएगी? जब सेल वैल्यू इक्वल होगी बुक वैल्यू की, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट एज ऑन द डेट ऑफ सेल इज डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, ठीक है। बुक वैल्यू कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज उस पे लगा देंगे हम कि उस पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, उसके बाद हम उसको निकालेंगे। बुक वैल्यू को कैसे हम निकालेंगे? बुक वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की? हम उस पे से जो भी डेप्रिसिएशन लगा होगा उस डेट तक वो माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे पूरा प्रॉपर। सेल वैल्यू इज क्रेडिटेड टू द असेट अकाउंट वाइल गेन, अगर देखो सेल वैल्यू जो होगी, अगर प्रॉफिट आ रहा होगा तो सेल वैल्यू जो होगी वो क्रेडिट हो जाएगी एसेट अकाउंट में, और अगर लॉस हो रहा होगा तो डेबिट हो जाएगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेल वैल्यू अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगी असेट अकाउंट यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अगर लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर बिका, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या पीरियडिकल्स, इन सबको क्रेडिट करेंगे हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि इनको सेल करने से हमको क्या मिली? इनकम मिली। अब अगला आता है सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इट इज द अमाउंट पेड बाय मेंबर पीरियडिकली, यानी कि क्वार्टरली, कोई भी मेंबर जो अमाउंट पे करता है क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव, ताकि उनकी जो मेंबरशिप है वो बनी रहे। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन जो होती है ये एक सोर्स ऑफ इनकम होती है किसी भी एनपीओ के लिए। Subscription received whether they relate to current, previous or next period is shown in the debit side of the receipts and payment account। जो सब्सक्रिप्शन हमें मिली है, चाहे वो इस साल की है, पिछले साल की है या अगले साल की है, वो हम कहाँ दिखाएंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हम कहाँ दिखाएंगे? चाहे वो हमें मिली है चाहे हमें नहीं मिली है, आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी इनकम साइड में हम इसको शो करेंगे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड दैट इज आउटस्टैंडिंग आर शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में असेट साइड में हम वो सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे जो आउटस्टैंडिंग है, जो अभी तक हमें नहीं मिली है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर्स आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और जो हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गई है वो हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे,
कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड्स में दिखाएंगे बैलेंस शीट की। अब देखो ये पूरा फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन का। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, subscription received during the year whether in respect of previous, current और future period as shown in receipt and payment account। पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन होगी चाहे वो कोई से भी साल की हो, और उसमें हम ऐड कर देंगे जो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन थी वो आउटस्टैंडिंग जो है अभी तक वो, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन मिली है वो हम ऐड कर देंगे, और लेस क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो सब्सक्रिप्शन बची हुई आउटस्टैंडिंग है वो, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, और ईयर के एंड में जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली है एडवांस में वो हम माइनस कर देंगे और हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगी जो कि बिगनिंग की है, इनकम एक्सपेंडिचर से जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, और टू एडवांस सब्सक्रिप्शन आ जाएगी एट द एंड के। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, बैंक अकाउंट मतलब करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन मिली है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगी एट द एंड। क्वेश्चंस करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ कि नहीं आ रहा होगा समझ में, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगा, घबराना मत। ऑनोरेरियम क्या होता है कि स्कूल में हमने एक गेस्ट टीचर रखा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, उसको जो हम फी पे करेंगे वो ऑनोरेरियम होती है, और हम उसको इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में डालेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर की साइड में हम उसको डालेंगे। अगला आता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड पे आते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जैसे कि सैलरी हो गई स्टाफ की, रेंट हो गया, ये सब होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू रिसीट्स कौन कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसीट जैसे कि एंट्रेंस फीस हो गई, डोनेशन हो गया, ये हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, और ये हम इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यानी कि इनकम साइड में लिखते हैं। ये एक्सपेंडिचर हमारी डेबिट साइड होती है और इनकम क्रेडिट साइड। अगला आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये हम कैपिटल एक्सपेंडिचर हम असेट साइड में लिखते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं। लास्ट टर्म आती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ये क्या होती है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमेबल आइटम्स, जैसे कि स्टेशनरी उन्होंने कंज्यूम कर ली ऑफिस यूज के लिए, ठीक है। इन सच ए केस अ सेपरेट स्टॉक अकाउंट फॉर ईच ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम इज प्रिपेयर्ड। एक सेपरेट स्टॉक अकाउंट बनेगा हर कंज्यूमेबल आइटम का, ठीक है, टू डिटरमाइन द कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर, जिससे हम ये पता कर सकें कि कंजम्पशन कितनी हुई है एक साल में। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट करेक्ट सरप्लस और करेक्ट डेफिशिएंट, मतलब सही प्रॉफिट और लॉस तभी शो कर पाएगा अगर गुड्स कंज्यूम्ड आर डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो गुड्स कंज्यूम हुए हैं वो डेबिट होंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो बैलेंस शीट में तभी शो होगा। The amount of item consumed during the year is calculated as follow। हम निकालते कैसे हैं कि कितना आइटम कंज्यूम हुआ है? ओपनिंग स्टॉक उस अमाउंट का जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा, और उसमें ऐड कर देंगे कि कितना हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, फिर हमारा इसका टोटल आ जाएगा। उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक जो होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कंज्यूमेबल आइटम का, उसको हम माइनस कर देंगे और हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ सच आइटम विल अपीयर इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस विल बी शोन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। समटाइम द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में कभी कभी नहीं दिया होता, तो उस केस में द क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन क्रेडिट परचेज। तो उस केस में हमें क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ता है जिससे कि हम क्रेडिट परचेज निकाल सकें। तो अब आता है 7th टॉपिक, इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, वो क्या क्या हैं? तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का थ्योरी का। अगले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, और पूरे सारे क्वेश्चंस पीएस ग्रेवाल में जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वहाँ पे हम करेंगे वो। तो पहला आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जिसका बेनिफिट हमें आने वाले हर साल में, ऐसा एक्सपेंडिचर हमने किया कि उसका बेनिफिट हमें आने वाले हर साल में मिलता रहेगा। जैसे कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर किया,
द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर किया, इसका बेनिफिट हमें आने वाले साल में मिलता रहेगा। इज एन एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं और बाकी और जगह पे भी मिलेगा। इट स्प्रेड्स ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, इट रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ असेट्स व्हिच इन द केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर यूज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ इट्स एक्टिविटीज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमने किए होते हैं, जैसे कि सैलरी स्टाफ को भेजी, रेंट, एजुकेशनल ग्रांट्स, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल रिसीट्स कौन सी होते हैं? जो हमें साल में एक बार मिलती है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी मिल गई, कॉर्पस डोनेशन मिल गया, बिल्डिंग फंड, रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, साल में एक बार नहीं, मतलब एक थोड़े लंबे टाइम के लिए जो हमें मिलती है रिसीट्स, वो। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है? जो थोड़े कम टाइम के लिए जो हमें पैसे मिलते हैं। एंट्रेंस फी होगी, सब्सक्रिप्शन हो गया फॉर द ईयर फ्रॉम मेंबर, रेंट रिसीव्ड हो गया। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? इफ फॉर द करंट पीरियड एनी एक्सपेंस रिमेन अनपेड, करंट पीरियड का कोई भी एक्सपेंस जो है वो अनपेड रह गया हो कि हमने अभी पेमेंट नहीं करी है, तो वो होती है आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कौन सी होती है? इन द सेम मैनर इफ इनकम अर्न्ड इज नॉट रिसीव्ड, जो हमने इनकम अर्न करी है वो नहीं मिली है हमें अभी तक, तो वो इट इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ एक्रूड इनकम, तो वो कौन सी होगी? एक्रूड इनकम होगी। कैपिटल फंड और जनरल फंड क्या होता है? इट इज मेड ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय डिफरेंट पार्टीज और कॉर्पस डोनेशन फॉर कमेंसमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो कोई पार्टी हमें हमारा नॉट एनपीओ का जो बिजनेस है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक्सपेंड करने के लिए डोनेशन मिलती है, वो होता है कैपिटल फंड या जनरल फंड। इट मे इंक्रीज विद फर्दर डोनेशन और बाय ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? और डोनेशन से, या जो हमारे पास जो सरप्लस है उससे। अगर डेफिशिएट है हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो कैपिटल फंड भी डिक्रीज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।